हेलो बच्चों, ये रहा आपका मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024 का क्वेश्चन पेपर। क्लास 10th साइंस का क्वेश्चन पेपर है ये, और मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चंस जो भी एमसीक्यू की फॉर्म में है, यानी कि बहुविकल्प प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको डिटेल में ट्रिक के साथ दिए जाएँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो सके और गोइंग फॉरवर्ड आने वाले समय में अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर भी आपको हेल्प कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये आपका खंड आ है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाइए। हम 100% आपको सेटिस्फाई करेंगे। हिंदी इंग्लिश मीडियम का यहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से वियोजन अभिक्रिया कौन सी है जिसमें ऊर्जा का स्रोत ऊष्मा है। ऊष्मा मतलब हीट है। तो आपने सुना होगा कि सिल्वर के ब्रोमाइड, यानी कि चांदी के ब्रोमाइड और क्लोराइड जो होते हैं, वो ऊष्मा पा करके टूट जाते हैं अपने घटकों में। तो यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन बी में AgBr, जिसने ऊष्मा अवशोषित की और बना दिया Ag और Br, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में वो टूट गया है। तो इसको हम टूटने को ही कहते हैं वियोजन या डिकम्पोजिशन। इंग्लिश में हम इसको डिकम्पोजिशन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिंक के साथ अभिक्रिया करके वाई गैस मुक्त करता है। तो वाई गैस कौन सी होगी? तो वाई गैस जो है आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, और इसकी अभिक्रिया की जो समीकरण होती है, रासायनिक समीकरण, वो कुछ इस प्रकार से होगी। आपकी स्क्रीन पे ही हमने लिख दी है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे, इनमें से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता? क्रिस्टलाइज्ड वाटर इनमें नहीं होता। किसमें? तो ये नहीं होता बेकिंग सोडे में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, और इन सभी के फॉर्मूले हम आपकी स्क्रीन पे कोशिश करेंगे कि लिख दें। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हो, अगर वॉशिंग सोडे की हम बात करें तो इसमें भी वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है। जिप्सम की बात करें तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ब्लू विट्रियोल की बात करें तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़े हुए होते हैं एज ए क्रिस्टलाइन वाटर। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 देखिए, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो बेकिंग पाउडर में एक तो होता है NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे आप कहते हो। दूसरा एक माइल्ड एसिड मिला होता है, जैसे कि टार्ट्रिक एसिड। इन दोनों का मिक्सचर होता है ये। ऑप्शन देखोगे आप तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी अभी ये इंग्लिश वर्जन है। आप इंग्लिश वर्जन में आप देख सकते हैं कौन कौन से आंसर होंगे आपके। ये भी हो गया पहले का, सिर्फ आंसर टिक कर देना है। एक्सप्लेनेशन तो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। गैस जो निकली होगी यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन की करने के बाद Zn के NaOH के साथ रिएक्शन हुई होगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है, हाइड्रोजन गैस निकली होगी। उसके बाद थर्ड का आंसर आपका बेकिंग सोडा होता है। उसके बाद बात करें बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर। ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का अंतर आप समझ लीजिए। यहाँ पे बेकिंग पाउडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडे के अलावा टार्ट्रिक एसिड भी होता है। कोई भी माइल्ड एसिड हो सकता है, बट यहाँ पे टार्ट्रिक एसिड का ऑप्शन दिया हुआ है। अब आते हैं हम प्रश्न संख्या 5 पे, हिंदी में है ये। परमाणु क्रमांक डैश वाला एक तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। तो अम्लीय ऑक्साइड जो बनाते हैं वो नॉन मेटल्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स में आपका ये सल्फर है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16, और जो इसका सिंबल होता है वो होता है S। ओके, तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। वैसे भी आप पहचान सकते थे इस सवाल को कैसे। देखिए 11 जो होता है वो सोडियम का होता है, वो सोडियम आपको पता है पहले ग्रुप का एलिमेंट है। उसके बाद 19 पोटेशियम का होता है, ये भी आपका पहले ग्रुप का ही एलिमेंट है, यानी कि ये भी अल्कली मेटल है। उसके बाद होता है 20, ये होता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक, और ये भी आपका ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है हालांकि, बट ये भी मेटल है। मतलब ये तीनों मेटल हैं, और ये तीनों के जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक होते हैं। तो ओनली ऑप्शन आपके पास बचता है डी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न के 6 कहता है, मानव शरीर से अवशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने को नियंत्रित करने वाली पेशियां क्या कहलाती हैं? गुदा अवरोधनी पेशियां। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, निम्न में से जीतों का कौन सा युग्म पौधों या जानवरों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? तो अमरबेल और फीता कृमि, ये क्या होते हैं? हमारे पैरासाइट्स होते हैं। फीता कृमि तो आदमी के ऊपर भी अटैक करता है, पेट में रहता है और खाना खाता है, अपना काम चलाता है। अमरबेल को भी आप अच्छे से जानते हो, बहुत सी जगह आपको मिल जाएगी। पेड़ों के ऊपर एक बारीक सी बेल लटकी हुई, उसको हम अमरबेल कहते हैं। ये पेड़ों का परजीवी होता है। ओके, पैरासाइट या परजीवी। प्रश्न संख्या 8 देखिए, बेमेल या गलत का हमने चयन करना है। तो ये बेमेल या गलत यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको हार्मोन्स दिए हैं, और उन
को सिक्रेट करने वाली, उनको निकालने वाली ग्रंथि का नाम है। तो एस्ट्रोजन जो है आपका वो अंडाशय से तो निकलता ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और प्लेसेंटा वगैरह से भी, उसके अलावा एक दो जगह से और निकलता है ये, बट ये अंडाशय बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही थायराइड हार्मोन जो निकलता है वो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इंसुलिन भी आपका अंडाशय से निकलता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एड्रेनलिन जो है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे आंसर बनेगा, क्योंकि हमें गलत पहचानना है। अगर यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड होता तो ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं बन सकता था। नेक्स्ट देखेंगे आप, प्रश्न संख्या है 9। मानव शरीर में कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। रक्तचाप इसमें है, लार, काना, उल्टी जैसी क्रियाएं मानव मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हो गया आपका, ओके, और लार का निकलना, उल्टी, वॉमिटिंग जिसे कहते हैं, ये सब जो प्रक्रियाएं ये निकलती हैं नियंत्रित होती हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना, जो पश्च मस्तिष्क का भाग होता है उससे निकलती हैं, ये हिंड ब्रेन जिसको हम कहते हैं, उससे नियंत्रित होती हैं। इसके अलावा ब्रीथिंग, हार्ट बीट वगैरह भी वहाँ से नियंत्रित होती हैं। और ये सब के सब ऐसे काम है जिन पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ये अपने आप होते ही रहते हैं, हम चाहे हार्ट बीट रोक लें नहीं रोक सकते। अब ये इंग्लिश वर्जन है तो यहाँ पे हम टिक करके आगे बढ़ते हैं। ये सल्फर का S16 एस होता है इसका सिंबल, और 16 होता है इसका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, एनल स्पिक्टर। प्रश्न संख्या 7 पे चलिए, यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है कसकटा या मार्बेल टेप वर्म के साथ। और प्रश्न संख्या 8 का उत्तर आपका होने वाला है एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमने गलत पहचाना था, ठीक है जी, गलत बताना था इनमें से कौन सा गलत है, मिसमैच है। और प्रश्न संख्या 9 देखेंगे आप यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, मेडुला इन हिंड ब्रेन। प्रश्न संख्या 10 कहता है पराग नली का पोलन ट्यूब का बीजांड ओव्यूल की ओर वृद्धि करना, बढ़ना किस टाइप का उदाहरण है? किस टाइप की वृद्धि का उदाहरण है? तो ये होता है आपका कीमोट्रोपिज्म, क्योंकि वहाँ पे कुछ रसायन निकलते हैं और वो रसायन जो है गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को कि इस तरफ ग्रोथ आप करो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 देखिए, एक वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, एक वस्तु को अधूरा क्यों दिया, फोकस के हैं उसके प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बीच रखा गया है और आकार होगा। ओ माय गॉड, कहना ये चाहता है ये कि एक वस्तु जो है वो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी है, तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी और आकार कैसा होने वाला। जब भी वस्तु आप कभी इस पोजीशन में रखोगे तो आपको दर्पण के पीछे मिलेगा, बड़ा मिलेगा, आभासी और सीधा मिलेगा ये प्रतिबिंब। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और एनलार्ज होगा। शॉर्टकट इसके लिए होता है वी। इस पर आप हमारी वीडियो देख लेना, उसमें कई शॉर्टकट और भी मिलेंगे आपको, और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पूरी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 12। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए तो वह मुड़ जाएगी। तो किसी भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाती है प्रकाश की किरण, तो वो अविलंब के पास आती है या दूर हट जाती है, डिपेंड करता है माध्यम में प्रकाश की चाल पर। तो इस पोजीशन में जब वो विरल माध्यम में आ रही है तो अविलंब से वो दूर चली जाती है, और इसका जस्ट उल्टा होता है अगर वो सघन माध्यम में होती है, आती है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 13 देखिए, धुएं से भरे कमरे में एक छोटे से छेद के माध्यम से प्रवेश करने वाली सूर्य की रोशनी की बारीक किरण के बिखरने की परिघटना को हम क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, और ये होता है कोलोइडी विलियन में। कोलोइडी सॉल्यूशंस हमारे इस तरह का प्रभाव शो करते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल काफ़ी बड़े होते हैं साइज में। अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या 14, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो ये होती है हमारी सीलियरी मसल्स या पक्षमावी पेशियां। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और अब इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, तो पहले का ऑप्शन होगा आपका कीमोट्रोपिज्म, दूसरे का आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, और प्रश्न संख्या 12 का देखिए, लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाती है इस केस में, और 13 का आपका ऑप्शन डी सही होगा, टिंडल इफेक्ट।
प्रश्न संख्या 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिलेरी मसल्स। और अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पर, इनमें से कौन सा परितंत्र का संगठन नहीं है? तो भाई उपभोक्ता आपको पता है होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी द्वितीय या तृतीय ऐसे कह सकते हैं आप। उत्पादक आपका हरे पौधे होते हैं। आप मार्जक आपको पता ही है क्या होते हैं। ओके, तो अब अगर हम बात करें प्रदूषक जो है इसका पार्ट नहीं होते। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, एक स्तरीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कितना प्रतिशत, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और यहाँ पे जो हरी पत्तियाँ हैं वो सूर्य के प्रकाश का सिर्फ और सिर्फ 1% ही अवशोषित कर पाती हैं, उसी से अपना काम चलाती हैं, बाकी 99% उनके लिए काम नहीं आता। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। प्रश्न संख्या 17 से 20 तक अभिकथन दिए हुए हैं आपको और कारण भी दिए हुए हैं। आपने इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो आपको सही लगता है, उचित लगता है, उसको टिक करना है हर एक प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 17 कहता है अभिकथन दिया हुआ है आपको CaO रिएक्शन करता है वाटर के साथ और ये बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये अभिकथन आपका बिल्कुल सही है, ये सही है। कारण देखिए क्या कहता है, उपरोक्त अभिक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है, नहीं अवशोषित नहीं होती, निकलती है। इसमें आप खुद भी देखते हैं, मुझे चूने को आप पानी में डालेंगे तो बहुत तेज आँच निकलती है, गर्मी निकलती है, और आप उस बर्तन को थोड़ी देर बाद छू भी नहीं पाएंगे, इतना तेज वो गर्म हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बन जाएगा, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है अभिकथन मानव शरीर में आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशी भित्ति मोटी होती है। बिल्कुल सही बात है, मोटी होती है। उसके बाद कारण दिया हुआ है नीला को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जी हाँ, इसीलिए ये भित्ति मोटी होती है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, अभिकथन कहता है दीर्घ दृष्टि दोष कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। और कारण देखिए इसका, दीर्घ दृष्टि दोष मुक्त नेत्र के सुधार के लिए एक अपसारी लेंस का उपयोग होता है, क्योंकि यह प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करता है। ये बात गलत है, कारण इसका सही नहीं है, जबकि स्टेटमेंट सही है। और कारण चूंकि सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चंस को आंसर कर दें हम यहाँ पे। तो पॉल्यूटेंट है आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद 1% ऊर्जा की बात होती है। उसके बाद बारी आ रही है ये पहले वाले का, आपका स्टेटमेंट तो सही है बट रीजन यहाँ पे गलत था, तो रीजन गलत था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 18 की, तो ए भी सही है, आर भी सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद 19वें की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन फिर से सी सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, दूसरा वाला रीजन जो है और एसर्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। और अब अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। अभिकथन दिया एक परितंत्र में जीव और अजीव घटक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जीव घटक भी होते हैं और अजीव घटक भी होते हैं। पहला तो मतलब है बिल्कुल सही है। और उसके बाद अगर हम बात करें कारण की, वन एक प्राकृतिक परितंत्र है, ये भी सही है। जबकि जलकुंड, मछली घर जिसे आप कहते हो, एक्वेरियम, एक कृत्रिम परितंत्र है। बिल्कुल सही बात है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही हैं, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये बात सही है, ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सॉरी। ओके, उसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। ये आपके खंड भाग के प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 1 से 26 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि छोटे छोटे उत्तर आपने यहाँ पे देने हैं। तो 21 का पहला कहता है निम्नलिखित में होने वाली अभिक्रियाओं का प्रकार लिखें जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी में मिलाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, अभी अभी हमने इसकी अभिक्रिया देखी थी। तो ये पानी के साथ अगर आप मिला दोगे तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और ढेर सारी ऊर्जा निकलेगी। ओके, तो किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई ये, इसे आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो, और वो तो है ही है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है ही है। ओके, उसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या बी की। जब सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, तो शुरू में ही हमने बताया था आपको कि सिल्वर के क्लोराइड हो चाहे सिल्वर के ब्रोमाइड हो, सभी के सभी धूप में ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और टूट जाते हैं अपने घटकों में। तो यहाँ पे Ag बन जाएगा प्लस Cl का 2 बनेगा और 2Ag भी बनेगा। ओके, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी भाई, ये विघटन अभिक्रिया हो जाएगी, डिकम्पोजिशन अभिक्रिया। क्लियर, तो पहली संयोजन अभिक्रिया और दूसरी
विघटन अभिक्रिया। ओके, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरे का पहला जो अथवा में दिया हुआ है, ये आपको विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण आपने देना है। विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई चीज़ विस्थापित होती है, तो कुछ ढंग से देख लो, आप क्लोरीन की अभिक्रिया अगर आप करा दें 2Na के साथ, 2Na के साथ अगर आप क्लोरीन की अभिक्रिया करा दें, तो क्लोरीन इसको विस्थापित कर देगा ब्रोमीन को यहाँ से, और 2NaCl एज ए रिजल्ट मिलेगा। NaCl बैलेंस करोगे तो 2NaCl बन जाएगा ये, और ब्रोमीन यहाँ से Br2 की फॉर्म में अलग हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या इसी का बी, रेडॉक्स अभिक्रिया की को परिभाषित करें। तो आप जानते हो कि जब ऑक्सीडेशन होता है किसी पदार्थ का किसी अभिक्रिया के दौरान, तो एक का ऑक्सीकरण दूसरे का क्या होता है, अपचयन हो जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को जिनमें दोनों साथ साथ चलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स रिडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, और ऑक्सीडेशन का ऑक्स हो जाता है, तो रिडॉक्स ऐसे करके मिलता है, सॉरी RED। ओके जी, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 22, एक पदार्थ X है जो कि सफ़ेद पाउडर है और जल के साथ मिलाने पर कठोर ठोस Y में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें 2 अणु क्रिस्टल का जल है। X और Y को पहचाने, और जब X पानी के साथ मिलकर Y बनाता है तो रासायनिक अभिक्रिया भी वो आपने लिखनी है। तो ये कौन सी बला है भाई, तो आप जानते हो, अगर आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप कहते हो POP, ये घरों में जब पुताई करते हैं उससे पहले हम लगाते हैं गड्ढे वड्ढे भरने के लिए, जो दीवारों में गड्ढे हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, उनको भरने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये होता है आपका CuSO4 हाफ H2O, ये हो गया CuSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल, इसके साथ क्रिस्टलाइन वाटर होता है ये, और जब ये जुड़ जाता है वाटर इसके साथ, इसको हम वाटर और दे देते हैं अगर किसी वजह से यहाँ पे हमने पानी मिला दिया, अगर इसमें वाटर के साथ अभिक्रिया हो गई तो एक सेकंड में इसको दोबारा लिखता हूँ, क्योंकि इसमें ऐसे मज़ा नहीं आएगा, अब आएगा मज़ा इसमें। देखो ये CuSO4 है, इसके साथ क्रिस्टलाइन वाटर ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है आधा मॉलिक्यूल, और जब हम इसको और पानी दे देते हैं, कितना और दे देंगे हम, 1.5 मॉलिक्यूल और लेगा ये अपने आप ही, जब आप बैलेंस करोगे इक्वेशन आपको पता चल जाएगा, और ये फाइनली बनाएगा आपका CuSO4 2H2O, यहाँ पे डॉट लगा होता है। ओके, ऐसे करके ये मॉलिक्यूल बनाता है, और इस नए मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, जिप्सम। ओके, जबकि पहले ये क्या था, POP, ये वाला POP था, तो ये जिप्सम में बदल जाएगा। तो इस ढंग से आपका POP जो है वो आपका X है, और ये Y बना रहा है जिसको हम कहते हैं जिप्सम, GYPSUM, जिप्सम। क्लियर है जी, चलिए प्रश्न संख्या 23 का पहला देखिए, कारण बताइए कि हिरण की सूत्रांत बाघ से अधिक लंबी क्यों होती है। हिरण एक वेजिटेरियन है, यानी कि वो शाकाहारी है, वो पेड़ों की पत्तियां या घास वगैरह खा सकता है, बट वो मांस नहीं खाता। पेड़ों की पत्तियां या घास वगैरह में क्या होता है, सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको सेलुलोज बचाने के लिए, सेलुलोज का पाचन मुश्किल होता है, तो उसको लंबी आंतों की ज़रूरत होती है। तो एक लंबे समय तक अनुकूलन के बाद अपने आप में हिरण ने ये आंतें लंबी कर ली हैं, जिसकी वजह से उनकी आंतें शेर के मुकाबले या बाघ के मुकाबले लंबी होती है, क्योंकि बाघ तो कभी शाकाहारी होता नहीं, उसे खाना है मांस, मांस में सेलुलोज होता नहीं, तो जो उसका खाना है वो आसानी से पच जाता है छोटी आंतों में, तो ये बाघ का अनुकूलन आप कह सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है। जीव अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी कहीं पे, योग्यतम की उत्तरजीविता, तो उसके अनुसार अपने आप को बेस्ट फिट रखते हैं जीव अपने सर्वाइवल के लिए, और हर कोशिश करते हैं कि अपने आप को उस हिसाब से वातावरण में ढाल लें। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दिन के समय पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं निकलती है। दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती तो है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है जिसके तहत ऑक्सीजन निकलती है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब चूँकि इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो प्लांट के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड उस समय निकल रही हो सब की सब खप जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान कच्चे मटेरियल के रूप में, और प्लांट इधर उधर के एटमॉस्फेयर से, वातावरण से भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके अपना काम करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और अपना खाना बनाता है और खूब सारी ऑक्सीजन निकालता है। इसलिए हमें ये नहीं लगता कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऐसा लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड शायद निकल ही नहीं रही है। ओके, प्रश्न संख्या 24 का देखिए, पहला खंड कहता है उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जिससे कोशिका विभाजन तीव्र होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, ये बोर्ड में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो साइटोकाइनिन नाम का हार्मोन जो होता है वो इसमें हेल्प करता है। ओके जी, ओके, ये सेल ग्रोथ को, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। उसके बाद बात करिए बी की, तो यहाँ पे जो वृद्धि का संदमन करता है वो हार्मोन होता है आपका एब्सिसिक एसिड, जिसे ए बी आप कहते हो, ABA
एब्सिसिक एसिड, ABA शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। ओके, ऑप्शन सी देखिए क्या कहता है, सॉरी और ये सी है। सी में क्या कहा गया है इसने, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करने वाले हार्मोन को हम कहते हैं ऑक्सिन हार्मोन, है ना, ऑक्सिन। और उसके बाद बारी आती है आपकी डी की, तो स्टेम ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार है तने की वृद्धि में, वो होता है जिब्रेलिन, जिसे आप GA भी कहते हैं। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो कि आपके काम आने वाले हैं, इसको हम GA लिख देते हैं, जिब्रेलिन। और ये हो गया आपका ऑक्सिन, UXIN, ऑक्सिन। ओके, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, तो आप इसको गौर से देख लीजिए, कहीं टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम है, कहीं कुछ समझ नहीं आता, हिंदी इंग्लिश के फेयर के चक्कर में बच्चे भागते हैं पढ़ाई से। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, हमें कमेंट करना, हम आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी ज़रूरत है वो ट्रांसलेशन बता देंगे। ओके जी, अब चलते हैं प्रश्न संख्या, अच्छा इसमें अथवा वाला एक प्रश्न भी है, तो इस अथवा वाले प्रश्न को भी आप देखें। मानव मस्तिष्क के उस भाग का नाम लिखे जो निम्न कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। ब्रेन पार्ट का नाम बताना है जो इन कामों के लिए उत्तरदायी है। तो हृदय का धड़कना हमें पता ही हमारे हाथ में नहीं है, मेडुला ऑब्लिंगेटा ही और डेफिनेटली इसको भी कंट्रोल कर रही होगी, जैसे कि हमने आपको एक्सप्लेनेशन में पहले ही बता दिया है। ओके जी, उसके बाद बारी आती है थिंकिंग कौन करता है। तो थिंकिंग के लिए ब्रेन, जाहिर सी बात है कि ये तो भाई हमारा काम है, हम चाहें तो सोचें, हम चाहें तो ना सोचें। तो जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसका एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम इस काम को अंजाम देता है। इसके अलावा बात करें अगर हम सी की, तो शारीरिक संस्कृति और संतुलन बनाए रखने का जो काम है, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस, ये सेरिबेलम जो कि हमारे हिंड ब्रेन, पश्च ब्रेन जो होता है हमारा सबसे लास्ट का हिस्सा, उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिबेलम। ओके जी, और लास्ट जो डी पॉइंट है रक्तचाप, देखिए अब रक्तचाप की बारी आई तो फिर से रक्तचाप पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, तो मेडुला ऑब्लिंगेटा ही इसको भी कंट्रोल करता है। प्रश्न के बच्चे देखिए, निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, इसके दो कारण आपने बताने हैं। कौन से दो कारण हो सकते हैं, तो एक तो जेनेटिक रीजन हो सकता है, ओके। दूसरा ये होता है कि जैसे आजकल लोग मोबाइल बहुत देखते हैं और मोबाइल से हटते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चले जाते हैं, लैपटॉप की स्क्रीन पे चले जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी बहुत नुकसान देती हैं, जिनकी वजह से इस टाइप के दोष जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि नेत्र के गोलक में जो हमारा गोला होता है, स्फेयर, आँख जो क्योंकि गोल होती है उसको हम स्फेयर गोला कहते हैं, तो उसमें चेंज होने की वजह से लेंस के फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन भी जिम्मेदार होती हैं इसके लिए, और कुछ और बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ वगैरह, उससे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब आप ऑप्शन बी देखिए, मानव के शरीर के पीड़कनाशियों की सांद्रता अधिकतम क्यों पाई जाती है। मानव के शरीर में पीड़कनाशियों, पेस्टिसाइड की संख्या, सांद्रता अधिक क्यों पाई जाती है। क्योंकि मानव जो है, अगर आप देखेंगे खाद्य श्रृंखला को, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर की तरफ रहता है। जितने भी जानवर ऊपर की तरफ रहते हैं उनके अंदर बायोमैग्नीफिकेशन या पीड़कनाशियों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो पेस्टिसाइड हैं वो नीचे वाले कम होते हैं, पेड़ों में सबसे कम, उसके बाद जो शाकाहारी जीव हैं उनमें थोड़े से ज़्यादा, उसके बाद और थोड़े ज़्यादा, उसके बाद जैसे जैसे हम टर्शरी उपभोक्ता है उससे ऊपर जाएंगे, ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाती है पीड़कनाशियों की सांद्रता। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये। और बाकी के प्रश्न हम देखेंगे खंड सा वाले नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। इस बीच हम देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम के जो प्रश्न हैं, ये आपके इंग्लिश वर्जन जो है इसका, अब तक के जितने प्रश्न देखे हमने उनमें, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ये हार्ट बीट की बात हो रही है, तो हमने बताया था मेड्यूला ऑब्लिंगेटा। थिंकिंग की बात करें तो आपका ये हो जाता है फ्रंट पार्ट आपका, जिसे आप सेरिब्रम कहते हो। मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका हिंड ब्रेन में सेरिबेलम। और ब्लड प्रेशर की बात करें तो मेडुला ऑब्लिंगेटा ही होगा। प्रश्न संख्या 25, मायोपिया डिफेक्ट के लिए जिम्मेदार दो रीजन आपको बताने थे। दो रीजन में कौन कौन से हो सकते हैं, जेनेटिक रीजन है ना, कि माँ बाप में कोई प्रॉब्लम इस तरह की जीन डिफेक्टिव थी जो बच्चों में आ गई है, उसकी वजह से इशू हो सकता है। स्क्रीन टाइम, मोबाइल वगैरह पे ज़्यादा टाइम खर्च करना, उसकी वजह से नेत्र गोलक में हमारे परिवर्तन हो जाता है। और ऐसे ही एक और रीजन होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की कमी, और साथ ही साथ डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 26 की, तो नेम ऑफ द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन। अच्छा ये छूट गया था हमारा, तो फूड चेन में एक शब्द आता है जिसका नाम पड़ता है, जिसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो ये जो ट्रैफिक लेवल है, TROPHIC, ट्रैफिक लेवल, तो ट्रैफिक लेवल ही इसके लिए एक शब्द आता है।
और ट्रॉफिक लेवल होता क्या है ये आप इस तस्वीर से अच्छे से समझ सकते हैं। हिंदी में हम उसको कहते हैं पौष्टिक स्तर। ओके, और अब हम बात करें इसी का प्रश्न संख्या बी पार्ट, यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने आपको बताया है कि जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊपर की तरफ जाते हैं, फूड चेन में ऊपर के जितने भी एनिमल हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो शेर हो, जो मांसाहारी हैं और तृतीय उपभोक्ता हैं या सर्वाहारी हैं, उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं उनका कंसंट्रेशन सांद्रता सबसे ज़्यादा उन्हीं में पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन था आपके क्वेश्चन पेपर का। पार्ट बी में हम बाकी सभी बचे हुए प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।